तो दोस्तों क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और दोस्तों अब आपके अगले एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आपका अगला एग्जाम क्या है दोस्तों? तो फाइनल एग्जाम, जिसको आप लोग SA2 कहते हो, ठीक है। और आप लोग को नहीं पता तो आप समझ लें, SA2 का मतलब फाइनल एग्जाम को ही कहा जाता है। दोस्तों वो सब तो बात होती रहेगी, लेकिन अभी आपको बता दें कि ये हमारा सेशन जो है सो क्लास 9 को लेकर के इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये सेशन हमारा जो है सो क्रैश कोर्स पर आधारित है, ठीक है। और क्रैश कोर्स का दोस्तों ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला, देख पा रहे हैं आपको यहाँ लिखा होगा पार्ट 1 वीडियो है। और दोस्तों ये हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा ना वो रहेगा विज्ञान, साइंस, हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि आप लोग में से जितने बच्चे पढ़े हैं वो भी ठीक, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज मैं अब आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और क्वेश्चंस कैसा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह लो आप लोग। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके शुरुआत कीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगता है, आपके कमेंट का इंतजार रहता है, हमें भी पता चलेगा कि हमारा वीडियो सबसे पहले किस व्यूअर, किस स्टूडेंट के पास पहुंचा है। तो दोस्तों देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। और याद रखें चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। क्रैश कोर्स का मतलब हो गया कि कम समय में सारे चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे, हाँ। और इसमें लगातार क्वेश्चंस आएंगे अब। तो क्रैश कोर्स सेशन को ज्वाइन कर लें और आप लोग जो है दोस्तों पार्ट वाइज आप लोग नोट कर लें कि हाँ हमने पार्ट 1 वीडियो देख चुका है और आप लोगों अब है सो आप लोग का पार्ट 2 का वीडियो का वेटिंग रहेगा। तो इस तरह से आप लोग पार्ट वाइज देखते रहोगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है सो पूरे क्लास को देखोगे और बढ़िया समझोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं चैप्टर फर्स्ट, साइंस से लेकर के देख पा रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। दोस्तों हम आपको जो बताने वाले हैं वो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और आपको बता दें कि काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न है कि सर हमारा एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। तो आप दिमाग में ये रख ले दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको आप MCQ भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है कि एक प्रश्न रहेगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। और 4 ऑप्शन में आपका जो सही है उसको टिक करके आएँ, उसको कलर करके आएँ, ठीक। तो ये चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि ये आप जो ज्वाइन किए हो ना, आप जिस वीडियो को देख पा रहे हो, ये क्रैश कोर्स वीडियो का दोस्तों पहला वीडियो होने वाला है क्लास 9 का, ठीक है। तो क्रैश कोर्स का मतलब दोस्तों यही होता है कि आपके पास समय नहीं रहा और हमने जो क्वेश्चन आपके सामने पेश किया है वो बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है, ठीक है। आप इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट टाइम दोगे इस वीडियो में, ठीक है। आपके पास इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन खंगाल करके आपके सामने पेश किया जाएगा और आप बस वीडियो देखते मात्र आपके दिमाग में सारा क्वेश्चंस बैठ जाएगा। मैं बीच बीच में आपको जो हूँ दोस्तों ट्रिक्स भी दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर किस तरह से याद रखें। तो आप चिंता ना करें, तैयारी कराने की जिम्मा जो दोस्तों वो मेरे ऊपर छोड़ दें। बस आप जो है सो कंटिन्यू आप वीडियो पे लगातार जो है सो बने रहें और मन से देखें। कोई भी चीज़ काम करोगे मन से तभी आपका दोस्तों वो काम जो है सो सही तरीके से होगा। हाँ, काफ़ी लोग का सवाल है कि सर ये फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन हमको लिख कर दीजिए, हमको दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप लोग थोड़ा समझदार हो, ठीक है। जहाँ तक होता है हम प्रयास करते हैं, बाकी फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन कहाँ से हम लाएंगे, नहीं ना ला सकते हैं, बाकी वो तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में मिलेगा। खैर चलिए देरी ना करते शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए लोग कमेंट जरूर करें और पुराने लोग भी कमेंट करें ताकि मुझे लग पाए कि हाँ मेरी वीडियो को आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से बता दें कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव आप कंफर्म कर लें, ये आपके एग्जाम में आएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। देख रहे हैं जिन लोगों को पता है कि MCQ क्या होता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के आधार पे हमारा जो है दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है दोस्तों वो क्या होती है? पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस। तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, याद रखिएगा दुनिया का कोई भी सामान है ना दोस्तों वो पदार्थ से बना होता है। किससे बना होता है? पदार्थ से, इंग्लिश में सब्सटेंस से बना होता है, ठीक है। और ठोस, द्रव, गैस दोस्तों उसकी अवस्था है पदार्थ की, ठीक है। आप लोगों को याद हो गया होगा पदार्थ से बना हुआ जो भी चीज़ें देख रहे हैं आप सब पदार्थ है, ठीक है, मतलब कोई वस्तु पदार्थ होता है। चलिए हमारा सेकेंड प्रश्न है दोस्तों, वो देख पा रहे हैं कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है ना। वे है दोस्तों क्या क्या है? अग्नि, आकाश, वायु और इनमें से सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है दोस्तों, वो है सो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पदार्थ बने होते हैं दोस्तों, देखिए पदार्थ बने होते हैं, VBI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है। पदार्थ बना होता है किससे? ठोस से, ठीक है, तत्व से, कणों से और गैस से। आपको बता दें तो पदार्थ दोस्तों कणों से बना होता है। किससे बना होता है? कणों से।
ठीक है। कोई भी दोस्तों आसपास में सामान है, आपके मान लकड़ी का टुकड़ा ही क्यों ना है, अगर आप उसको काटोगे ना तो उससे देखिएगा बहुत ही छोटा छोटा महीन महीन कण निकलेगा, पाउडर जैसा, उसी को बोलते हैं कण, ठीक है। आपके पास एक पत्थर क्यों ना हो, उसको आप तोड़ो, देखा पत्थर से आपको जो छोटा छोटा दोस्तों निकलेगा कंकड़ ना, वही कण हो गया। तो कोई भी पदार्थ कण से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण दोस्तों कैसे होते हैं, देखने योग्य, छोटे, सूक्ष्म और बड़े आकार के। तो पदार्थ के कण दोस्तों वो क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है, वृद्धि हो जाती है और घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है और पहले से दोगुना हो जाता है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है, आपके पास एक गिलास पानी है, इसमें हम लोगों ने चीनी घोला है, तो चीनी तले में जाकर के क्या करेगा बताइए। सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि चीनी पानी में घुलेगा ना तो वो समांगी मिश्रण कहलाएगा और वो बैठेगा नहीं तली में, तली में बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख पा रहे हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है ईर्ष्या, तीसरा है गंध और इत्र की सुगंध। आपको बता दें दोस्तों कि पानी यानी कि जल होता है ना, वो एक तरह का लिक्विड है, वाटर जो है सो दोस्तों द्रव्य है, द्रव्य एक पदार्थ का अवस्था है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा ना। और ईर्ष्या दोस्तों, ईर्ष्या बात करें ना, किसी के मन में किसी के प्रति जलन है ना, जेलसिस को बोलते हैं, है ना, तो वो पदार्थ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपसे कौन कितना जलता है ना, 1 किलो जलता है कि 2 किलो जलता है। कहने का मतलब पदार्थ किसको बोलते हैं, जो स्थान घेरता हो, तो स्थान घेरता हो, जिसका आकार हो, जिसका अवस्था हो, पदार्थ है, ठीक है। लेकिन ईर्ष्या का ना कोई आकार है ना कोई अवस्था है, हमसे कौन कितना जलता है, हमारे दोस्तों में, हमारे घर परिवारों में हमको वो आइडिया नहीं होता है ना, और ना ही इसको हम देख सकते हैं, बस एक तरह का फीलिंग है ये जेलस, ठीक है, जेलसी या फिर जलनशीलता या फिर ईर्ष्या। तो हमारे प्रति प्रेम हो, ईर्ष्या हो, ये सब जो है दोस्तों प्यार नफरत जो भी है, ये सब हमारे बीच में एक तरह का फीलिंग है ना, तो ये भावना है जिसको हम लोग पदार्थ नहीं कह सकते हैं। इसलिए इसका आंसर बी करेक्ट कर लें, ठीक है। बाकी तीसरा को अगर आप कहेगा तो गंध कहोगे तो गंध है, गंध मतलब क्या होता है, स्मेल। स्मेल देखिए वायु के माध्यम से आता है। मान लीजिए कि बगल में खाना बन रहा है, हमारे घर में किचन में खाना बन रहा है, तो खाना का जो दोस्तों सुगंध आ रहा है ना, वो हवा के माध्यम से आ रहा है। वायु में क्या किया, खाना का जो कण है ना वो उसमें सफ़र करते करते हमारे नाकों तक पहुँच गया। कहने का मतलब जो वायु के कण है ना वो स्मेल को अपने साथ उड़ा करके हमारे नाक तक ले आते हैं, तो वो भी तो एक तरह का स्थान घेर ही रहा है, वायु भी स्थान घेरता है ना, गंध भी स्थान घेरता है। और इत्र की सुगंध, सुगंध हो चाहे गंध हो, ठीक है, कोई खुशबू हो चाहे बदबू हो, सब स्थान घेरता है, ठीक है। तो ये हमारा पदार्थ होता है, लेकिन ईर्ष्या पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी कर ले, बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दोस्तों सातवां प्रश्न है ना कि पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, लगातार बार पूछता है। ये क्वेश्चन हमको देखा गया है मेरे द्वारा, है ना, मैंने इसको देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि याद रखिएगा, जब भी कोई कण के बारे में ऊर्जा बात करें तो होता है गतिज ऊर्जा। उसमें क्या पता है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। पदार्थ के कणों में जो सो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो पदार्थ के हर एक कण में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों ताप बढ़ने से पता है ना कि आपके कोई भी पदार्थ को जलने से, कोई भी हम चीज़ को जलाते हैं, चाहे उसको मान लीजिए घर में खाना बन रहा है, ठीक है, वो पक रहा हो, जल रहा हो, तो याद रखिएगा पदार्थ के कणों में परिवर्तन जरूर होगा। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके कणों में गतिशीलता आएगी। तो वही बोल रहा है कि गति तेज होती है, हो जाती है, गति कम हो जाती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ना कि कभी भी कोई भी पदार्थ को गर्म किया जाए, चाहे ताप उसमें दिया जाए, तापमान दिया जाए, तो वो गति उसमें तेजी हो जाती है, ठीक है। पदार्थ के कणों में गति तेज हो जाती है, याद रखिएगा। स्पीड इंक्रीजेस इंग्लिश में बोल सकते हैं आप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। विसरण, परासरण, संवहन और चालन। तो दोस्तों याद रखिएगा ना, पदार्थ के कण का आपस में मिलना जो है ना वो कहलाता है विसरण, ठीक है। तो
आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डिफ्यूज़न। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 10वां प्रश्न की ओर। वो क्या है, पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। आपको एक एग्जांपल हम देते हैं। मान लीजिए ग्लास है आपका, ठीक है, ये घर में ग्लास है, आप उसमें क्या करते हो, एक गिलास पानी में, ठीक है, पानी है इसमें, हमने इसमें 1 चम्मच नमक घोला। तो दोस्तों नमक घोलने से आप बताइए क्या पानी के स्तर में कोई परिवर्तन पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम नमक घोले और पानी है सो क्या हो, सूख गया हो, चाहे पानी है सो बाहर निकले ग्लास से, नहीं। होता क्या है, इसमें कण, पदार्थ के जो कण होते हैं ना, उसमें रिक्त स्थान पाए जाते हैं और उस रिक्त स्थान में क्या हो गया, पानी घुस गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इसमें पदार्थ के गुण का पता चलता है, वो कौन सा गुण पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी, इसको बिना पढ़े लिखे हम लोग जो दोस्तों डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन खोजेंगे, ठीक है, कि जहाँ पे पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान जो होगा ना, रिक्त स्थान वाला वर्ड, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, इसलिए हमारा जो दोस्तों पानी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पानी के स्तर में। चलिए चलते हैं हम लोग, 10वां प्रश्न हो गया, चलते हैं 11 प्रश्न की ओर। देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन पदार्थ है, तो स्नेह, घृणा, विचार और घड़ी। दोस्तों हमने इसको जिक्र किया पहले ही, याद रखिए। देखिए इसमें से कौन से पदार्थ है ना। देखिए स्नेह मतलब होता है प्रेम, यानी कि अफेक्शन, लव, अफेक्शन। मान लीजिए किसी से हमें स्नेह है, प्रेम है, तो वो कितना है, ज़्यादा कितना कम है, ये हम किसी को बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अंदर पदार्थ का जो है सो दोस्तों, ये प्रकृति को नहीं बताता है। हमारे भीतर जो है सो, हमारे मन में, हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम है, श्रद्धा, आस्था जो भी है, तो वो हमारा एक फीलिंग है, एक क्या है वो भावना है, तो वो तो पदार्थ नहीं है, भावना को हम लोग पदार्थ नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा घृणा है, घृणा मतलब वही बात हो गया, हेट, किसी से हम नफरत करते हैं, तो वो भी हमारे अंदर दोस्तों वो पदार्थ की प्रकृति को नहीं दिखाता है। विचार, विचार मतलब किसी के प्रति थॉट्स, है ना, मतलब कोई आइडिया, वो भी हमारे अंदर दोस्तों एक पदार्थ की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। लेकिन घड़ी, देखिए घड़ी हमारा एक पदार्थ है, क्योंकि घड़ी बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। घड़ी को हम जहाँ भी रखेंगे वो क्या करेगा, स्थान घेरेगा। मान लिया आप घड़ी को पहनते हैं हाथ में, तो हाथ में स्थान घेर लिया, चाहे घर के दीवार में घड़ी आप लगाएं तो स्थान घेरता है ना। तो घड़ी को देखा जा सकता है, उठा के लिया जा सकता है, उसका है ना वजन किया जा सकता है, उसका अपना आकार होता है, ठोस होता है, तो ये घड़ी हमारा क्या हो गया, पदार्थ हो गया। बाकी तीनों पदार्थ नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं हमारा 12वां प्रश्न क्या है कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, कैसा? याद है, ठोस में अधिक होता है, क्या होता है, अधिक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं हमारा 13 प्रश्न की ओर। देख पा रहे हैं कि बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। तो बाह्य बल लगाने से ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ते हैं इस प्रश्न को, हाँ, कि बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। तो आकृति बदल जाती है, आकृति नहीं बदलती है, और आकृति बढ़ जाती है, और इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य बल लगाने से ठोस, मानिए दोस्तों ठोस का कहने का मतलब हमारे पास चलिए एक पत्थर है, ठीक है, उस पत्थर को हम लोग बाहरी बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, इसका आकृति में कुछ बदलाव होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, आकृति नहीं बदलती है, ठीक है। वो हिलेगा डुलेगा लेकिन आकृति नहीं बदलेगा। चलिए हमारा 13 प्रश्न हो गया, चलते हैं हमारा 14वां प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों पढ़ते हैं, द्रव्यों का आकार और आयतन निश्चित होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। द्रव का आकार होता नहीं है, जहाँ रखिएगा वो वहाँ फैल जाएगा, है ना, वहाँ बहने लगेगा। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, आकार और आयतन अनिश्चित होता है। देखिए आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, नहीं, आकार और आयतन अनिश्चित होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो लग रहा है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित। मान लीजिए कि आपके पास एक बोतल पानी है, हाँ, ये आपके पास बोतल है, ठीक है, ये बोतल है। अगर इसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर पानी है भरा हुआ, तो इसका तो आयतन जो है सो निश्चित है ना दोस्तों, मतलब इसका द्रव्यमान आयतन जो बोलते हैं, इसका भार, वजन तो निश्चित है। लेकिन हम इसी पानी को हम जिस ज़मीन पे उछलेंगे तो क्या होगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा तो इसका आकार फैल जाएगा, तो इसका आकार जो है ना दोस्तों वो अनिश्चित है। अगर हम बोतल वाले आकार के बर्तन में रखें तो बोतल की तरह दिखेगा, अगर हम उसको रखेंगे बाल्टी वाले आकार में, मान लीजिए कि बाल्टी हमारे पास है तो बाल्टी की तरह दिखेगा, चाहे कटोरा रखेंगे तो कटोरा की तरह दिखेगा। तो मतलब द्रव्य को आप जिस बर्तन में रखिएगा वो वैसा बन जाएगा। तो इसलिए आकार को अनिश्चित बताया जा रहा है, लेकिन द्रव्यमान चाहे उसका आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लें आप लोग, तो समझ में आ गया होगा हमको लगता है। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे 15 आ गया। देख रहे हैं, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसे होती है। तो गैस दोस्तों, गैस जो होता है, ऐसे हाइड्रोजन हो गया, चाहे हीलियम हो गया, चाहे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बोलते हैं, है ना, जो भी गैसेस है हमारे आसपास में, बहुत तरह के गैसेस है, तो वो सारे गैस दोस्तों, है ना, उसका कोई आकार नहीं होता है पहली बात, इसीलिए वो अनियमित कहलाएगा, लेकिन तीव्र होता है। गैस बहुत ही तेज़ी से बहता है, ठोस और द्रव
तो है ही, लेकिन उससे भी तीव्र गति में गैस के कण होते हैं। गैस के कण काफ़ी तेज़ी से बहते हैं, इसलिए तीव्र हो जाएगा और ये अनियमित हो जाएगा। ठीक है, अनियमित को कर लें। ठीक है, इरेगुलर एंड इंटेंस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गैस की जो अवस्था होती है, कणों की गति की अवस्था, वो अनियमित होती है लेकिन तीव्र होती है। बाकी ए रॉन्ग हो जाएगा, नियमित बी, अनियमित रॉन्ग हो जाएगा, और नियमित और तीव्र सी भी रॉन्ग हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, द्रव्यों में किसका विसरण संभव है? तो द्रव्यों में किसका विसरण संभव है? ठोस का, द्रव का, गैस का और तीनों का। तो याद रखें, द्रव्य बात करेगा ना, मतलब लिक्विड में, तो संभव विसरण जो संभव है दोस्तों वो तीनों का संभव है, ठोस का भी, द्रव का भी और गैस का भी। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लें। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों देख रहे हैं, ठोस पदार्थ का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं? आप याद रखें, ठोस जब भी बोलेगा ना तो उसका आकार निश्चित होता है। मान लिया आपके घर में बक्सा है, ठीक है, बक्सा रखा हुआ है, तो बक्सा कभी देखते हैं पिघलता है क्या? नहीं ना, जैसा पड़ा हुआ वैसा ही रहेगा। चाहे मान लीजिए बाल्टी हमारे घर में, बाल्टी पर रखा हुआ है तो बाल्टी का आकार निश्चित है। चाहे हमारे आसपास में मान लीजिए दीवार है, पत्थर है, रखा हुआ है जैसा का तैसा, कुछ में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो निश्चित होता है, याद रखिएगा। लेकिन बर्फ़ का बात करेगा ना दोस्तों, तो बर्फ़ का आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, बर्फ़ भी ठोस है लेकिन निश्चित नहीं होता है। इसलिए हर ठोस को, मतलब हर सॉलिड को हम निश्चित नहीं कह सकते हैं ना उसका आकार, इसीलिए हमने बर्फ़ को आपके सामने पेश किया। देख पा रहे हैं ना, आकार निश्चित होता है ठोस का, वो तो मानेंगे। आयतन निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, वही मानेंगे। क्योंकि मान लिए कि हमारे पास मान लीजिए कि 15 kg का लोहा है, तो 15 kg का लोहा, उसका कोई आकार भी होगा, है ना। लोहा है, क्या है? लोहा, तो उसका आकार भी होगा और उसका क्या होगा? आयतन भी होगा, वो तो फिक्स है। ठीक है, क्या उसमें चेंजिंग आएगा? नहीं आएगा। चलिए मान लीजिए बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ मेरे पास है, बर्फ़ मान लीजिए कि हमारे पास 1 kg का बर्फ़ है, ठीक है, ये बर्फ़ है। तो बर्फ़ दोस्तों हमारे फ्रिज में रखा हुआ था, तो ठोस था, बाहर निकाले तो पिघलने लगा। तो जितना, अगर मान लीजिए 1 kg का बर्फ़ है तो पानी भी तो 1 kg का होगा, यानी कि 1 लीटर। ठीक है, वो जब पिघलेगा तो बर्फ़ से हमारा पानी बन जाएगा, वो तो क्या कम हो जाएगा? नहीं कम होगा, है ना। वो भी हमारा 1 लीटर ही रहेगा। केजी, ठोस केजी में होता है और द्रव्य लीटर में होता है, तो 1 kg और 1 लीटर में कोई फ़र्क नहीं है, वजन सेम है। ठीक है, आपका थोड़ा जो नाम यहाँ पर अलग कर दिया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दोनों स्थिति इसमें हो जाएगी, दोनों निश्चित है, आयतन भी निश्चित रहेगा और आकार भी निश्चित रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देख रहे हैं दोस्तों, 18वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक होती है? ठोस की, द्रव की, गैस की और उपरोक्त सभी। तो इसमें बहुत तो उपरोक्त सभी कर देंगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप कर लेंगे गैस। गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आप देख रहे हैं घर में सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर खाना बनाने वाला, तो उसमें जो संपीड़ित गैस होता है, ठीक है, याद रखिएगा, संपीड़ितता उसकी सबसे अधिक होती है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है? दोस्तों रिक्त स्थान बोलेगा ना तो सबसे जो कम होता है, सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, और उससे भी कम, मतलब फर्स्ट में अगर बोले सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किस में पाया जाता है तो गैस में, दूसरे नंबर पे द्रव पे, ठीक है, और तीसरा नंबर पे ठोस पे हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा सबसे क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि सबसे अधिक ना, देखिए अधिक वर्ड बोलेगा ना, तो अधिक वर्ड बोलेगा तो वो हो जाएगा गैस, और बोलेगा कम किस पदार्थ में, यानी किस पदार्थ के कणों में सबसे कम रिक्त स्थान होता है तो ठोस में। कम रहेगा तो ठोस और अधिक रहेगा तो गैस। द्रव हमारा बीच का हिस्सा है, ठीक है, बीच द्रव को नहीं लेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न में क्या है, पढ़ते हैं। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? तो CNG, LPG, जल गैस और नाइट्रोजन। याद रखिएगा, आजकल के गाड़ी जो है दोस्तों CNG वाले आ रही है, याद रखिएगा कि वाहनों में CNG का उपयोग होता है, CNG गैस। ठीक है, और वही बोलेगा घर में, तो घर में LPG, मतलब हमारे किचन में, हमारे रसोई में। चलते हैं 21वां प्रश्न देख पा रहे हैं कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होता है। यानी गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों के बीच कैसा होता है? गैस का आकर्षण बल दोस्तों कम होता है द्रव के बीच। हम क्या बोले, द्रव जो होता है बीच का हिस्सा है, ठोस तो और ज़्यादा है, ठोस के अंदर तो और ज़्यादा ताकत है कणों का आपस में, मतलब उसका आकर्षण बल अधिक है। द्रव में थोड़ा कम है और गैस में तो पूरा है ही नहीं, गैस में तो और कम है। तो बोल रहा है गैस के कणों के बीच और द्रव के कणों के बीच में जो है सबसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ना, गैस के कणों के बीच और द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल अपेक्षा होता है किसका? तो अधिक और कम और बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो गैस के कणों के बीच जो है सो
द्रव के कणों के बीच में अपेक्षा अधिक होता है, नहीं कम होता है, कम करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी गैस के कण का कंपैरिजन करें द्रव के कण के से, तो द्रव में ज़्यादा होता है, गैस में कम होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्या, आकर्षण बल कम होता है किसका, गैस का, किसके मुकाबले, द्रव के मुकाबले, द्रव के कणों के मुकाबले। तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर ले। दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है, देख पा रहे हैं हमारा 22वां प्रश्न क्या है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों में रिक्त स्थान होता है, इसलिए काट पाता है। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर ले। ठीक है, पानी के कण गति करते हैं और पानी के कण एक से जुड़ते हैं, और नहीं, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पानी में दोस्तों पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया था, इसलिए तो हम लोग उसमें डुबकी मारते हैं, चाहे गोताखोर डुबकी मारता है पानी में तो उसमें आराम से घुस जाता है ना। चलिए हमारा 22वां का एक कर ले। 23 नंबर चलते हैं। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मापक क्या है दोस्तों? तापमान मतलब टेम्परेचर को किससे नापते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड से और फ़ारेनहाइट से और केल्विन से, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मापक जो इसका केल्विन है, क्या है, केल्विन। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर ले। ठीक है, और चलते हैं 24वां प्रश्न। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं घनत्व। ठीक है, घनत्व, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। हाँ, चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न 25वां नंबर की ओर। देख पा रहे दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न क्या है? 25वां प्रश्न, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर बढ़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है क्या? दबाव बनता है। याद रखिएगा, आप देख पाते होंगे, आप देखते भी होंगे, अगर बॉटल है हमारा खाली है दोस्तों, तो देखिए उसमें हवा भरा रहेगा, और जैसे ही उसको हम नदी चाहे तालाब में चाहे बाल्टी के पानी में डालते हैं ना, तो बुलबुला छोड़ता है, छोड़ता नहीं छोड़ता है। देखिएगा कभी बोतल में पानी भरिएगा, देखिएगा वो बुलबुला छोड़ेगा और पानी भरेगा। तो कोई भी बर्तन हो उसमें याद रखिएगा एक बल होता है, एक दबाव बल बना होता है। ठीक है, क्या बना होता है? दबाव, प्रेशर उसको बोलते हैं, हर बर्तन में पाया जाता है। तो बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर बढ़ने वाले बल के कारण गैस बनता है, और गैस को दबाव कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कोई बर्तन में खाली बर्तन में भी और भरे हुए बर्तन में भी, दोनों में दबाव रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं 26वां प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें मैं 30 क्वेश्चन करा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो को दोस्तों अपलोड करने में परेशानी आती है, थोड़ा दिक्कत है ना, और आप लोग बोर ना हो जाओ, तो मैं इसको पार्ट 1 कर दूंगा। ठीक है, साइंस का चैप्टर से, और भी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को फोकस करना है। जो भी मैं वीडियो लाऊंगा उसको सिर्फ देखना है आपको, और कुछ करना नहीं है, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां प्रश्न। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, देख रहे हैं, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, मान लीजिए कि लोहा हो गया, लोहा भी पिघलता है, आपको मालूम है, लोहा सबसे ज़्यादा ठोस है, वो भी पिघलता है। तो द्रव बनने की प्रक्रिया जो होती है ना, वह क्या कहलाता है? क्वथनांक, गलांकन और गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण। याद रखिए, गलांकन उसको बोलते हैं। जहाँ बोलेगा द्रव पिघल रहा है, द्रव बन रहा है, तो गलांकन हो गया। गलांकन इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कोई एक ऐसा तापमान होता है दोस्तों जिसमें बहुत सारे द्रव ठोस है ना, वो द्रव बनने लगते हैं, लोहा भी पिघलता है ना। चलिए उसको गलांकन कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 27वां। ठोस में तापमान बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? ठोस में तापमान बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा घटती है, मतलब घट जाती है कि बढ़ जाती है, कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दुनिया का कोई भी पदार्थ हो ना, अगर उसको हम तापमान देंगे तो ऑफकोर्स उसका जो गतिज ऊर्जा उसका करने को होगा ना, बढ़ जाएगा। वो उसका जो भी कण होंगे वो गति करने लगेंगे, गतिज ऊर्जा उसका बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए इसका आंसर भी कर लेंगे। 28वां प्रश्न चलते हैं दोस्तों। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है कैसा? समान, असमान, बढ़ जाता है और घट जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, है ना। एक बार फिर से समझाते हैं क्या है कि ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा क्या रहता है? समान रहता है। एक ऐसा तापमान हम देंगे जो कि वो समान रहेगा, और एक बार वो पदार्थ गर्म होते 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 वो एक दिन मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। एक दिन नहीं, मतलब एक समय में मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब गलांकन बिंदु पे आ जाएगा। ठीक है, और वो गलना शुरू कर देगा। तो समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए हमारा दोस्तों 29वां प्रश्न है कि बर्फ का गलंकन होता है। बर्फ कब गलता है? आप बताएं,
तो याद रखिएगा ये VVI क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है ये कि 273.16 केल्विन पर जो है सो बर्फ़ गलना शुरू हो जाता है। आप फ्रिज से निकालोगे और जैसे ही आपका जो ये 273.16 केल्विन पे अगर हम तापमान दें, चाहे वो अपने आसपास के तापमान को कंज्यूम करेगा तो क्या करेगा, गलना शुरू कर देगा बर्फ़। चलिए हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न रहेगा, 30वां प्रश्न, फिर हम उसको ले आएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। और आगे का क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है क्या, शुष्क बर्फ। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बार पूछा जाता है। शुष्क बर्फ को बोलते हैं क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे पूछता है कि शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, तो O2 रहेगा, फिर CO2 रहेगा, तब CO2 को मारेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला गया, यानी कि ड्राई आइस, इंग्लिश में ड्राई आइस इज कॉल्ड CO2 और CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा 30 प्रश्न आपको समझ में आया हो, और हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्न, ताकि हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें और आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हम छोड़ दें, है ना। हम लोग को सिर्फ क्रैश कोर्स के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को देखते जाना है, समझते जाना है। हाँ, बस आपको चिंता नहीं करना है, आपको बस बने रहना है हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम ऑलवेज।